दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हिस्ट्री की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 मशहूर नुकात हैं उनके बारे में तफसील से जानेंगे, जिन्हें जिन्नास फेमस एंड हिस्टोरिकल 14 पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है मोहम्मद अली जिन्ना के 14 मशहूर नुकात पे। तो पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो हुआ ये कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद हुकूमत करने वाले हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आइनी इस्लाही मंसूबे के तौर पर ये जो जिन्ना के 14 नुकात हैं, यानी 14 पॉइंट्स जो हैं, उनकी उन्होंने एक तजवीज़ जो है वो पेश की थी। और ये जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, वो दरअसल उन्होंने 1928 में जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो 6 नुकात दिए थे, उनको काउंटर करने के लिए ये नुकात मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किए थे या उनसे डिसएग्री किया था। तो 1928 में मुसलमानों के आइनी मसाइल के हल के लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई थी। और उसमें जो यानी जवाहरलाल नेहरू थे, यानी उनके तहत एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। उस रिपोर्ट में हिंदुस्तान के लिए यानी डोमिनियन स्टेटस जो था, यानी उसका मुतालबा किया गया था। और अलहदा जो यानी वोटिंग का कॉन्सेप्ट था, उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। और इसी तरह से बंगाल और पंजाब के मुसलमानों के लिए नशस्तों को यानी अलग जो था सेपरेट या किस्म की बुकिंग जो है, उसको भी जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। और इसी तरह से इस रिपोर्ट में मुसलमानों का एक भी मुतालबा जो है वो बरकरार नहीं रखा गया। चूँकि ये जो है वो यानी नेहरू रिपोर्ट जो है, ये उनके देखते हैं कि उसमें बुनियादी तौर पे जो उनके आखिरी अल्फाज थे, तो उसमें ये हमें फ़ील होता है कि मुसलमानों को जैसे एक साइड पे रख के और हिंदू डोमिनेंसी जो है, उसके बारे में बात की गई। तो ये एक बुनियादी तौर पे वो गैप था, या यूँ कहें कि कायद-ए-आज़म के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। और उन्होंने इस मौके को जो है वो यूटिलाइज़ भी किया। इससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में एक नई जान जो है वो भी आई और साथ में तक़वियत भी मिली, जो दो कौमी नज़रिया था। तो इस तरह से आप अगर इसे कहें कि ये नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली, जिसका मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़ायदा उठाया, तो ये दुरुस्त होगा। तो इसमें फिर हुआ क्या कि बुनियादी तौर पे जिन्ना को जो है वो यानी मुख्तस शराइत में किसी आइंदा आइन की असास तैयार करने का अख्तियार दिया गया था, जिसे हिंदुस्तान के लिए वज़ा किया जाना था। तो जिन्ना का मकसद जो है वो वाज़ेह था कि मुसलमानों को जो है वो हकूक़ हासिल करने के लिए उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स जो हैं वो दिए। और इन नुकात ने गरमा-गरम वक़्त में मुसलमानों के सारे मुफ़ादात का इहाता किया। और उसमें जिन्ना ने जो है वो ये बयान किया कि तरीक़ों की जो तफ़रीक है, और वो मुस्तक़बिल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के हकूक़ जो हैं उनसे इन्हराफ़ी कर रहे हैं। इसी तरह से जो लीग के रहनुमाओं ने जिन्ना को मुस्लिम लीग की बहाली और उसकी रहनुमाई के लिए तहरीक पेश की। और उसके नतीजे में ये नुकात जो हैं वो मुसलमानों के एक किस्म के मुतालबात बन गए। और उन्होंने 1947 में कायम पाकिस्तान तक, जो ये अगले यानी 2 दिहाइयाँ थीं, कमोबेश 20 साल का जो अरसा है, उस इन अरसे के दौरान जो है मुसलमानों की सोच पर भी इन 14 नुकात ने काफ़ी गहरा जो है वो असर डाला। या कम से कम मुसलमानों को अब ये नज़र आ रहा था कि उन्होंने क्या करना है, या उन्होंने किस तरह की जो है वो जद्दोजहद करनी है सियासी। इसी तरह से इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा बहुत जो है वो चेक कर लेते हैं। तो इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि ये रिपोर्ट 9 मार्च 1929 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कौंसिल के इजलास में दी गई थी। और नेहरू रिपोर्ट में मुसलमान रहनुमाओं जैसे आगा खान और मोहम्मद शफ़ी जो हैं, उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की। और उन्होंने जो है वो उसे डेथ वारंट समझा एक किस्म का मुसलमानों के लिए।
کیونکہ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ جو ہے وہ انتخابی فہرستوں کی سفارش کی تھی۔ اسی طرح سے محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے مئی 1928 میں یعنی انگلینڈ وہ روانہ ہوئے اور 6 ماہ بعد واپس آئے، اور مارچ 1929 میں مسلم لیگ کا اجلاس جو دلی میں ہوا اس میں یعنی وہ جناح کی صدارت میں یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، اور اپنے نمائندوں سے خطاب میں جو ہے جناح نے یہ 14 نکات جو ہیں یہ پیش کیے، اور یہ یعنی مسلمانوں کی ایک یعنی اس ٹائم پہ جو کونسل تھی اس کی یعنی یہ متفقہ جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے منظور کیا، اور اس کو مسلم نقطۂ نظر کو مستحکم کیا آگے جا کے، اور آل انڈیا مسلم لیگ کو اس کا کافی فائدہ ہوا، اور اسی طرح سے یہ بعد میں جو ہے جناح کے جو ہے وہ مشہور 14 نکات جو ہے وہ کہلوانے لگے، اور آج تک انہیں جو ہے وہ جناح کے مشہور 14 نکات کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک قسم کا یعنی کاؤنٹر رپلائی تھا یا ایک کاؤنٹر ڈاکیومنٹ تھا جو جناح نے دیا تھا اگینسٹ نہروز 6 پوائنٹس، اور اس 6 نکات میں جو ہے نہرو نے بنیادی طور پہ مسلمانوں کو یعنی اقلیت کے طور پہ ماننے سے یا ان کے الگ جو ہے وہ جو ان کے الیکٹرل بات تھی اس کی ایک قسم کی انحرافی کی، یعنی سیاسی جو مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق تھے ان سے انہوں نے جو ہے وہ انحراف کیا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان 14 نکات کو ایک ایک کر کے۔ تو اس میں جو پہلا نقطہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل کے آئین کی شکل جو ہے وہ وفاقی ہونی چاہیے، باقیات اسی طرح سے اختیارات صوبوں میں رکھے جائیں۔ دوسرے نقطے میں انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کو یکساں یعنی پیمانہ خود مختاری کی ضمانت دی جائے گی، اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ تیسرے نقطے میں کہا کہ ملک کے تمام جو ہیں یعنی مقنہوں اور دیگر جو ہیں وہ منتخب اداروں کو کسی بھی صوبے میں اکثریت کو اقلیت یا اس سے بھی مساوات کی کمی کے بغیر ہر صوبے میں اقلیتوں کی مناسب اور مؤثر جو ہے وہ نمائندگی کے قطعی اصول پر تشکیل دیا جائے گا۔ چوتھے نقطے میں انہوں نے کہا کہ یعنی مرکزی جو ہے وہ مقننہ میں مسلمان نمائندگی 1/3 سے کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے انہوں نے 5ویں نقطے میں کہا کہ فرقہ وارانہ گروہوں کی نمائندگی علیحدہ علیحدہ انتخابی حلقوں کے ذریعے جو ہے وہ جاری رہے گی، بشرطے کہ کسی بھی برادری کے لیے یا کسی بھی وقت مشترکہ ووٹر کی حق میں اپنے علیحدہ ووٹرز کو ترک کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کھلا رہے گا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے چھٹے نقطے میں کہا کہ کسی بھی علاقائی تقسیم کو جو کسی بھی وقت ضروری ہو سکتا ہے تو کسی بھی طور پر پنجاب، بنگال اور صوبہ سرحد میں مسلم اکثریت جو ہے اسے متاثر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے 7ویں نقطے میں کہا کہ تمام برادریوں کو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت دی جائے گی، اور 8ویں نقطے میں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ کسی بھی یعنی ریزولوشن جو ہے یا کسی بھی بل کی صورت میں کوئی بھی بل جو ہے یا قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں کی جا سکتی ہے اگر اس قانون میں کسی بھی جماعت کے جو ہے وہ 3/4 ممبران بل کی اگر مخالفت کرتے ہیں تو۔ اور 9واں نقطہ جو ان کا تھا اس میں یہ تھا کہ سندھ کو بمبئی ایوان صدر سے الگ کیا جائے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر آگے جو ہے وہ سندھ جو ہے اسے بامبے پریزیڈنسی سے پھر الگ بھی کیا گیا بعد میں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ یعنی 10ویں نقطے میں یہ کہا تھا کہ صوبہ سرحد یعنی جو آج کا جسے ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ پی کے اور بلوچستان میں بھی اسی اصلاح کی جانی چاہیے جس طرح دوسرے صوبوں کی طرح ہے، یعنی ان میں بھی یعنی ایک قسم کی ڈیمانڈ تھی قائد محمد علی جناح کی کہ ترقیاتی کام کیے جائیں اور ان میں کچھ جو ہے وہ اصلاحات لائی جائیں جس طرح باقی خطے تھے اس وقت کے یا جو علاقے تھے ان میں جب یہ لائی گئی تھی۔ اسی طرح سے جو 11واں نقطہ ہے محمد علی جناح کا اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہر خدمات میں مناسب شراکت دی جانی چاہیے کیونکہ اہلیت کے تقاضے جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لازم ہے کہ انہیں شراکت داری دی جائے جو ان کی مناسب بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے 12ویں نقطے میں انہوں نے کہا کہ آئین میں مسلم ثقافت، تعلیم، زبان، مذہب اور ذاتی قوانین کے ساتھ ساتھ جو مسلم خیراتی اداروں کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ
हिफाजती जो हैं वो इक़दामात वज़ा करना चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने 13वें नुक्ते में कहा कि मरकज़ी और सूबाई दोनों काबीना में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाएगी। और आखिरी नुक्ते में उन्होंने कहा कि सूबों की रज़ामंदी के बगैर आइन में कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। तो ये वो बुनियादी नुकात थे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किए थे, जिन्हें 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कहा जाता है। और इनकी आगे जाके हिंदुओं ने बिलखुसूस काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुखालफत भी की और उनको एक किस्म का धचका भी लगा। लेकिन बुनियादी तौर पे ये था कि ये एक मौका था जो हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स थे, बिलखुसूस पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ये मौका मुसलमानों को जैसे खुद ही दिया, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पहले तो ये दावा कर रही थी कि हमारी सियासी जमात में मुसलमानों की नुमाइंदगी भी है, लेकिन जो उसके 6 नुकात हैं, उन 6 नुकात को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें वाज़ेह साफ नज़र आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके इंटेंशंस में मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई भी नुमाइंदगी देने से वो कासिर थे, या वो ये चाह रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हिंदू हैं वो यानी डोमिनेंट रहें। तो ये एक खिला था और इस खिला को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एंड टाइम पे ना सिर्फ़ इसको जो है वो पॉइंट आउट किया, बल्कि इसी को जो है एक किस्म का बुनियाद बना के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और बरे-सगीर के मुसलमानों में एक किस्म की नई जान डाली और काफ़ी चीज़ें या मुख्तलिफ़ किस्म के जो शकूक व शुबहात थे, वो मुसलमानों के ज़हनों से दूर हुए और अब मुसलमानों को एक वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही थी कि उन्होंने सियासी तौर पे क्या करना है और किस तरह अपने हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इसलिए तारीख़ में बिलख़ुसूस जो बरे-सगीर की तारीख़ है या जो तारीख़ पाक व हिंद है या जो आज़ादी की तहरीक है, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये 14 नुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में आगे जाके एक कलीदी किरदार अदा किया। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 नुकात हैं, इनको पढ़ने और समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो अब ख़त्म होता है। आपसे अगले सेशन तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। बस जाते-जाते एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह रखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, और हो सके तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।